हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल एड्स, यानी जो मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने इंटरनल एड्स इन द इंटरप्रिटेशन डिस्कस किया था आपसे। उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब आप एक्ट के इंटरनल एलिमेंट्स की असिस्टेंस लें फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यू, देन इट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक और इंटरनल एड। इन द सेम मैनर, जब आप स्टेच्यू के टेक्स्ट के बाहर के एलिमेंट्स की हेल्प लें तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल एड का मतलब उन एलिमेंट्स की हेल्प लेना, असिस्टेंस लेना इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेच्यू जो एलिमेंट्स एक्ट के पार्ट नहीं है, ये बाहर का टेक्स्ट है। अब मेनली देखा जाए तो ये जो एक्सटर्नल एड है इसमें डिक्शनरी आ जाती है, केस लॉस आ जाते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ जाता है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आ जाते हैं, दूसरे एक्ट आ जाते हैं, राइट। तो ऐसे केस में हम एक्ट के बाहर के एलिमेंट्स की हेल्प लें तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल एड। और एक्सटर्नल एड जो है वो मुख्यतः इस पर्पस के लिए काम में आता है कि हम उस एक्ट का, उस लेजिस्लेशन का इंटेंशन, पर्पस, ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ पाए और ये देख पाए कि रियल स्पिरिट ऑफ लॉ क्या है। इज इट राइट? तो स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल एड, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है हिस्टोरिकल सेटिंग। अब ये हिस्टोरिकल सेटिंग क्या? तो हिस्टोरिकल सेटिंग यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक्सपर्ट कमेटी, बिल कैसे प्रस्तुत हुआ, कैसे बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, ये सारी जानकारियां आपको उस एक्ट का कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताती है। लेकिन ये कहीं पे भी हमको शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, सेक्शन के अंदर कहीं अलग से नहीं मिलता है। इज इट राइट? तो हिस्टोरिकल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप किसी लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। सो whenever you are using the historical setting, then you need to see that whether the language of that provision is clear or not. If the language is clear तो हमें इस एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है ही नहीं, राइट right? लेकिन एम्बिग्यूटी हो, एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं या फिर मीनिंग ऐसा निकल रहा है जो ऑब्जर्व है, पर्पस को अचीव नहीं करता है एक्ट की, तो ऐसे केस में आप हिस्टोरिकल सेटिंग देखेंगे। और हिस्टोरिकल सेटिंग में आप क्या क्या देखते हैं? तो बिल कैसे ड्राफ्ट किया गया था, डिबेट क्या हुई थी पार्लियामेंट में, जो स्पीच थी मूअर की जिसने ये प्रस्तुत किया था, जैसे जो हमारा फिनांस बिल है हर साल आता है, फिनांस मिनिस्टर उसका मूअर होता है, राइट। ऐसे ही रीजंस, ऐसे ही ऑब्जेक्शंस, बैकग्राउंड ऑफ एक्ट, रिपोर्ट ऑफ कमिटी, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री बहुत काम की होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक्साइज एक्ट जो है, एक्साइज इज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन, आप सब लोग जानते हैं। तो एक्साइज जो है वो लगता किस पे था? वैल्यू पे। और वैल्यू शब्द जो था वो डिफाइंड था। अब ऐसे केस में जब वैल्यू शब्द आया तो क्या इंटरेस्ट डेटर द्वारा अपने क्रेडिटर को दिया गया और क्रेडिटर प्रोड्यूसर था, तो क्या वो चीज शामिल होगी? तो बहुत सारे केस लॉस आए, मामला कोर्ट तक पहुंचते जा रहा था। कोर्ट ने हिट किया था इस पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को, जरा ध्यान से समझना आप। वहां पे लिखा हुआ था वैल्यू मींस ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मूविंग कॉस्ट, फिनांस कॉस्ट, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी थी। लेकिन जब ये एक्ट डिस्कस होने के बाद पार्लियामेंट से पास होके आया तो मूवर जो था उसकी स्पीच में तो फिनांस चार्ज ट्रांजैक्शन वैल्यू की डेफिनेशन में था। लेकिन जब ये एक्ट पास होके आया बच्चों, तब वहां पे शब्द फिनेंशियल चार्जेस नहीं था। यानी कहीं ना कहीं इंटेंशन ऑफ लॉ क्या पता चलता है कि
फिनांस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट को ट्रांजैक्शन वैल्यू में न जोड़ा जाए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखे गए, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखी गई, और फिर ये देखा गया कि एक शब्द जो है वो मूअर की स्पीच में था तो सही, लेकिन फर्दर डिस्कशन के बाद, अमेंडमेंट के बाद जो फाइनल बिल पास होके आया उसमें वो शब्द नहीं है। अब आप ही बताइए, इंटेंशन ऑफ लॉ क्या पता चलता है कि फिनांस चार्ज को नहीं जोड़ना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री एक प्रोसेस है। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री मींस द प्रोसेस बाय विच द एक्ट इज इनेक्टेड, जिससे ये एक्ट क्या हुआ है, इनेक्ट हुआ है, पास हुआ है, राइट। तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा कि कैसे ये आइडिया कंसीव किया गया था, कैसे बिल को ड्राफ्ट किया गया था, क्या डिबेट किए गए थे, उन डिबेट्स के बाद क्या क्या अमेंड किया गया था, अमेंडमेंट्स क्या थे, जो मूवर है उसने अपनी स्पीच जब दी तो उस स्पीच में क्या क्या बताया, उसमें उसके ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या बताए गए थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या अमेंडमेंट्स किए गए, और एक्ट कैसे पास हुआ। ये सारी चीजें जो हैं ये पार्लियामेंट्री हिस्ट्री होती हैं। और बच्चों, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया एक्साइज का, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को देखते हुए इंटेंशन ऑफ लॉ पता किया और बताया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में फिनेंशियल कॉस्ट नहीं जोड़नी चाहिए थी एक्साइज लॉ में। इज इट राइट? ऐसे ही आप जब हिस्टोरिकल सेटिंग देखते हैं तो देखते हैं एक्ट के हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यानी क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये एक्ट बनाया गया। व्हाट वाज द पोजीशन व्हेन दिस लॉ वाज नॉट देयर, जब ये लॉ नहीं था, जब ये एक्ट नहीं था तो क्या सिचुएशन थी। ऐसी कौन सी एनोमेली, लेकुना या मिसचीफ था जिसको सप्रेस करने के लिए ये एक्ट आया, और जब ये एक्ट नहीं था तो पोजीशन क्या थी और क्यों पुराने लॉ को अल्टर करना पड़ा या नया लॉ लाना पड़ा। इससे भी आपको बच्चों स्कोप पता चलता है और ऑब्जेक्ट पता चलता है एक्ट का। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। जब भी इंडिया में कोई भी लॉ बनता है तो ऐसे केस में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका स्टेक ये रहता है कि क्यों इस पर्टिकुलर प्रोविजन को चेंज किया जाए, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, राइट। क्या रीजंस हैं कि ये प्रोविजन होना चाहिए, क्या रीजंस हैं कि ये प्रोविजन नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आते हैं। तो आपको याद रखना है, एक्ट के रियल बैकग्राउंड को समझना है तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। एंड देन लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज। कोई भी बिल पार्लियामेंट से ऐसे ही पास नहीं हो जाता है, राइट। report of committee which examined the bill and made recommendations may be referred to while deciding the real intent। यानी जब भी आप रियल इंटेंशन पता करना चाहते हैं तो जो बिल है, जो पास होके एक्ट बना, उसको पहले एक्सपर्ट्स कमेटी को सबमिट किया गया था, और उनके रिप्रेजेंटेशंस और रिकमेंडेशंस, यदि उसमें कोई अमेंडमेंट्स लाने हैं उससे संबंधित रिकमेंडेशंस को पढ़ो, तभी आप एक्ट के रियल इंटेंशन को समझ सकते हो। तो बच्चों, हिस्टोरिकल सेटिंग पहला एक्सटर्नल एलिमेंट था जिसकी हम हेल्प लेते हैं इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेचू। इज इट राइट? नाउ हमारा अगला डिस्कशन आता है, और अगला डिस्कशन जो है वो है कंसोलिडेटिंग स्टेचूस। मैं आपको बता दूं, दो शब्दों में हमेशा आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एक होता है कंसोलिडेटिंग एक्ट और एक होता है रिपील्ड एक्ट। कंसोलिडेटिंग एक्ट यानी पुराने लॉ की जगह नया लॉ आया, लेकिन पुराने प्रोविजंस भी एज इट इज रहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ना रिपील्ड एक्ट की, रिपील्ड एक्ट में क्या होता है, पुराने सारे प्रोविजंस हट जाते हैं और उसकी जगह नया लॉ आता है, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो फेरा से फेमा आ गया, तो फेमा क्या है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट फेरा।
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को कंसोलिडेट करके आगे उसमें अमेंडमेंट करके नया लॉ बनाया गया, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन एमआरटीपी एक्ट को हटा के उसकी जगह है कंपटीशन एक्ट लाया गया 2002 में, राइट। तो एमआरटीपी एक्ट एबॉलिश हुआ, उसकी जगह है कौन सा एक्ट आया, कंपटीशन एक्ट 2002। लेकिन वो था रिपीलिंग एक्ट, यानी पुराना सारा लॉ एबॉलिश, उसकी जगह नया, और पुराने एक्ट के किसी भी प्रोविजन का कोई प्रभाव या एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया कंसोलिडेटिंग लॉ और एक हो गया रिपील्ड एक्ट। तो रिपील्ड एक्ट वो जिसका एक भी पार्ट अब ऑपरेशन में नहीं रहेगा, लेकिन कंसोलिडेटिंग क्या, कि पुराने एक्ट को तो शामिल कर ही रहे हैं, उसके अलावा नई नई चीजें और हैं। इज इट राइट? तो क्या लिखा है देखें आप, वेयर एन एक्ट इज कंसोलिडेटिंग वन, जब पुराने लॉ को नए लॉ ने कंसोलिडेट किया, अपने आप में शामिल किया और नया लॉ भी बना, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, इट इज नॉट इंटेंडेड टू अल्टर द लॉ, यानी पुराने लॉ को अल्टर नहीं किया गया है, सिर्फ नए लॉ में उसे शामिल कर दिया गया है। पुराने प्रोविजंस, पुराने इंटरप्रिटेशंस, पुराने केस लॉ एज इट इज नए लॉ में भी चलेंगे। यानी thus the interpretation that old act has received in the past, जैसा कि पास्ट में पुराने स्टेचू को इंटरप्रिटेशन मिलता आ रहा है, वही इंटरप्रिटेशन कंटिन्यू होगा नए एक्ट में भी। याद करें बच्चों आप, कंपनीज एक्ट 2013 आया, 1956 वाले को कंसोलिडेट किया। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम कंपनीज एक्ट 1956 की कंटिन्यू करते आ गए थे 2013 में, जब क्लैरिटी नहीं थी। इज इट राइट? तो वो कौन सा एक्ट था, कंसोलिडेटिंग वन। इज इट राइट? नाउ अब ये कंसोलिडेटिंग का तो मतलब क्या हुआ कि पुराने लॉ की जगह नया लॉ आया, लेकिन पुराने लॉ को वो इनकॉर्पोरेट यानी इंक्लूड करता है। रिपील में मैंने आपको क्या बताया, पुराना लॉ पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, राइट। तो अब ये कंसोलिडेटिंग लॉ के बाद हमारा अगला डिस्कशन आता है, वो है अर्लियर एंड लेटर एक्ट्स एंड एनालॉगस एक्ट्स। ये क्या मामले हैं, तो हम इस पूरी हेडिंग को कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड करते हुए इंटरप्रेट करते चलेंगे। इज इट राइट? तो सबसे पहली चीज आती है अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन्ड बाय लेटर एक्ट, राइट। यहां पे क्या है कि एक पुराना लॉ है, उसको रिप्लेस किया एक नए लॉ ने। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक पुराना लॉ है और उसे रिप्लेस किया नए लॉ ने, राइट। और ऐसे केस में नए लॉ में यदि कोई एम्बिग्यूटी है तो पुराने लॉ की आप हेल्प ले सकते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं अपन आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टू एक्ट्स। अगर दो एक्ट्स हैं, दोनों एक ही सब्जेक्ट मैटर पे हैं, राइट। मैं रिपीट करता हूं, दो एक्ट्स हैं, दोनों सेम सब्जेक्ट मैटर पे हैं। इज इट राइट? तो ऐसे केस में दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। ग्रेच्युटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, दोनों रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स और स्कीम्स हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए। दोनों के मिलते जुलते प्रोविजंस हैं, ऐसे केस में आपको दोनों को क्या करना चाहिए, साथ में पढ़ना चाहिए। इज इट राइट? और अगर दोनों में कहीं इनकंसिस्टेंसी आती है तो क्या करें हम, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और अगर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं होता है तो ऐसे केस में जो एक्ट का प्रावधान लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो बाद में प्रावधान आया, उसको आप इंपॉर्टेंस देंगे, यानी लेटर इज बेटर, जो बाद में आया वो बेटर है। इज इट राइट? क्लियर है क्या आपको? तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ टू एक्ट्स। ऐसे ही अब अगला एलिमेंट देखें आप, इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्ट ऑफ वन एक्ट इनटू अनदर एक्ट। अब जब हम भाई ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें फैक्ट्री कैसे डिफाइंड है, सुनना। फैक्ट्री मींस फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। हाउ इंपॉर्टेंट, जब हम एक लॉ पढ़ रहे हैं, बोनस या ग्रेच्युटी एक्ट, उसके अंदर फैक्ट्री कैसे डिफाइंड है,
तो उनमें लिखा है फैक्ट्री मींस फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो अब जहां जहां बोनस एक्ट में या ग्रेचुटी एक्ट में शब्द फैक्ट्री आया और उसका मीनिंग आपको लेना है, तो आपको फैक्ट्रीज एक्ट को पूरा पढ़ना है, फैक्ट्रीज एक्ट का बैकग्राउंड देखना है, फैक्ट्रीज एक्ट का इंटेंशन देखते हुए फैक्ट्री शब्द की डेफिनेशन को समझना है, और वही मीनिंग जो आपने फैक्ट्रीज एक्ट से लिया है उसे यहां लाके अप्लाई करना है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है फैक्ट्री मींस फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो बोनस ग्रेचुटी में आपको फैक्ट्रीज एक्ट को देखते हुए यहां पे इंटरप्रिटेशन करना है। इज इट राइट? देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डिस्कशन, दैट रेफरेंस टू रिपील्ड एक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि एक होता है कंसोलिडेटिंग एक्ट, जो पुराने एक्ट को कंसोलिडेट करके आगे नया एक्ट बना। एक होता है रिपीलिंग एक्ट, यानी पूरे तरीके से पुराने एक्ट को खत्म कर देना, उसको पूरे तरीके से इनऑपरेटिव बना देना और फिर नया लॉ लाना। बच्चों, एक्ट रिपील तब होता है जब बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हों एनवायरमेंट में। बहुत ज्यादा चेंजेस के बाद आपको क्या करना है, नए एनवायरमेंट के हिसाब से नया लॉ बनाना है। तो आपने पुराने को पूरा इनऑपरेटिव कर दिया और उसको रिपील करके नया एक्ट बनाया। जो पुराना एक्ट खत्म हुआ वो रिपील्ड एक्ट था, और जिसने इसको खत्म किया वो रिपीलिंग एक्ट है। इज इट राइट? रिपील्ड एंड रिपीलिंग। तो रिपील्ड एक्ट का ऑपरेशन पूरे तरीके से खत्म हो गया। लेकिन अगर आप रिपीलिंग एक्ट को पढ़ रहे हैं और कुछ आपको इनकंसिस्टेंसी एम्बिग्यूटी लग रही है, तो आप पुराने एक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं, उसकी असिस्टेंस या हेल्प ले सकते हैं फॉर इंटरप्रेटिंग द रिपीलिंग एक्ट। इज इट राइट? तो ये था अर्लियर एंड लेटर लॉस या एक्ट्स एंड एनालॉगस एक्ट। एनालॉगस जो एक ही टाइम पे दोनों एक्ट हों। इज इट राइट? अब बच्चों, एक्सटर्नल एलिमेंट में अगला एलिमेंट जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डिक्शनरी। याद करें आप, जो हमारा पहला प्राइमरी रूल था लिटरल कंस्ट्रक्शन, उसमें हम वर्ड को एज इट इज मीनिंग असाइन करते आते थे। राइट? वर्ड को एज इट इज मीनिंग असाइन करते समय हम डिक्शनरी को फॉलो करते थे, डिक्शनरी से मीनिंग लेते थे। तो डिक्शनरी क्या एक्ट का पार्ट है कि बाहर की चीज है? एक्सटर्नल टू द एक्ट। इस कारण ये कहां पे आएगा? एक्सटर्नल एड में आएगा। इज इट राइट? लेकिन डिक्शनरी का मीनिंग कब लेना, उसके लिए हम तीन बातें देखते हैं। बात पहली जो आती है वो आती है स्टेट्यूटरी डेफिनेशन। यदि एक्ट के सेक्शन 2 में कोई शब्द डिफाइन किया गया है, तो आपको उसका मीनिंग वही लेना है जो स्टेट्यूटरीली वहां पे डिफाइन किया गया है। राइट? तो मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं। एक्साइज प्रोडक्शन पे लगता था, और प्रोडक्शन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। लेकिन जो एक्साइज लॉ था उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं दे रखा था कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज प्रोडक्शन। वहां पे एक अलग ही प्रकार की डेफिनेशन दी गई प्रोडक्शन की। इज इट राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग में पैकेजिंग रीपैकेजिंग को भी शामिल किया। सामान्यतः हम नहीं मानते हैं कि किसी भी कमोडिटी को रीपैक करो और वो मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन क्योंकि एक्साइज लॉ जो था उस स्टेचू के सेक्शन 2F में डिफाइंड था व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, और उसमें पैकेजिंग रीपैकेजिंग को भी उनने प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग माना था, तो उस स्टेट्यूटरी डेफिनेशन को हम इंपॉर्टेंस देंगे, न कि डिक्शनरी को। यानी सेक्शन 2 में डिफाइंड है अगर कोई टर्म, तो मीनिंग वही असाइन करना जैसा स्टेचू में दे रखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि वो शब्द डिफाइंड न हो तो ऐसे केस में आपको जुडिशियल डिसीजन लेना पड़ेगा। वापस एक्साइज का ही एग्जांपल देता हूं। एक्साइज जो था वो गुड्स के प्रोडक्शन पे लगता था। प्रोडक्शन के ऊपर तो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन गुड्स डिफाइंड नहीं था। तो दिल्ली क्लॉथ मिल में बताया गया कि जो कमोडिटी मूवेबल हो और मार्केटेबल हो वो गुड्स माना जाएगा। अब इन जनरल सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो क्या बोलते हैं? गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। लेकिन जो दिल्ली क्लॉथ मिल का डिसीजन आया था एक्साइज के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जुडिशियल डिसीजन था, उसमें क्या बताया गया? कोई भी कमोडिटी, कोई भी वस्तु गुड्स तब कहलाएगी जब वो मूवेबल भी हो
और वो मार्केटेबल भी हो। तो ये हो गया जुडिशियल डिसीजन। पहले इंपॉर्टेंस किसको दिया? स्टेट्यूटरी डेफिनेशन को। दूसरा, अगर उस शब्द को डिफाइन नहीं किया गया एक्ट में तो ये देखो उस शब्द पे कोई डिसीजन है क्या, वही मीनिंग असाइन करो। और अगर ऐसा नहीं है और आप एक्ट को पढ़ रहे हो और एक वर्ड आया तो उसका मीनिंग समझना है तो किसे रेफर करना बच्चों? डिक्शनरी को। और इसमें भी दो बातें याद रखना कि डिक्शनरी जो है वो एक जनरल मीनिंग देगा और आपको ऑर्डिनरी वर्ड्स को ऑर्डिनरी मीनिंग ही देना है। लेकिन अगर लॉ के अंदर कोई टेक्निकल शब्द यूज किया गया है तो आपको टेक्निकल डिक्शनरी को रिफर करना पड़ेगा। बच्चों, जैसे लॉ की टेक्निकल डिक्शनरीज अलग आती हैं जिसमें बहुत सारे लेटेंट टर्म्स होते हैं, ऐसे ही साइंस की, बायो की, हर किसी सब्जेक्ट की अलग अलग टेक्निकल डिक्शनरी आती है। तो टेक्निकल वर्ड्स को टेक्निकल मीनिंग देना पड़ता है, ऐसा हमने लिटरल कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा था। और सामान्यतः बाकी सारे शब्दों को कौन सा मीनिंग देना है? ऑर्डिनरी। तो इस हेडिंग में हमने प्राथमिकता, प्रायोरिटी, प्रेफरेंस किसको दिया? पहले स्टेट्यूटरी डेफिनेशन, यानी जैसे सेक्शन 2 में डिफाइंड है वैसे ही उस वर्ड का मीनिंग लेना पूरे एक्ट में। लेकिन अगर डिफाइंड नहीं है तो ये देखो उसके ऊपर कोई केस लॉ है क्या, और अगर है तो फिर उस वर्ड को वैसा ही डेफिनेशन देना जैसे उस केस लॉ में दिया गया, राइट। और तीसरा होता है डिक्शनरी डेफिनेशन, यानी डिक्शनरी को रिफर करो और वर्ड्स का मीनिंग लो। पहले कौन सा मीनिंग लेंगे? ऑर्डिनरी वर्ड। और अगर टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है तो उसको हम कौन सा मीनिंग देंगे? टेक्निकल मीनिंग। तो बच्चों, ये जो डिस्कशन हमने किया इसमें एक्सटर्नल एड में पहला एलिमेंट क्या था? हिस्टोरिकल सेटिंग। दूसरा क्या था? कंसोलिडेटिंग स्टेचू। तीसरा क्या था? एनोलॉगस एक्ट एंड प्रीवियस एंड अर्लियर एक्ट्स, राइट। उसके बाद हमने देखा डिक्शनरी डेफिनेशन। डिक्शनरी डेफिनेशन के बाद आप देखें लास्ट एलिमेंट जो आता है एक्सटर्नल एड का, वो है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। यानी कि आप क्या करें? केस लॉ का रेफरेंस लें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेचू में, राइट। जैसे मोहेरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, राइट। इस प्रकार के जुडिशियल डिसीजंस। अब इसमें भी हमें 3 बातें याद रखनी हैं। सबसे पहली बात, यदि आप किसी एक्ट को पढ़ रहे हो और उसकी लैंग्वेज क्लियर है, केपेबल ऑफ ओनली वन मीनिंग है, और उस मीनिंग को लें तो इंटेंशन ऑफ लॉ अचीव होता है, तो याद रखना लीगल केस लॉ को, किसी भी केस लॉ को, डिसीजन को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना है। यानी लॉ की जो लैंग्वेज है वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है तब तक जब तक उसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, एक ही मीनिंग पॉसिबल है और उस मीनिंग से इंटेंशन ऑफ लॉ अचीव हो जाता है। लेकिन अगर एम्बिग्यूटी आती है मीनिंग असाइन करते समय, इंटरप्रिटेशन करते समय, एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, एब्सर्ड मीनिंग निकल रहा है, ऐसा मीनिंग निकल रहा है जिससे एक्ट का इंटेंशन अचीव ना हो, तो ऐसे केस में आप रेफरेंस दोगे केस लॉस को। अब केस लॉ 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडियन केस लॉ और एक होता है फॉरेन केस लॉ। किसे आप इंपॉर्टेंस देंगे? तो बच्चों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हमारे लीगल फ्रेमवर्क में, हमारे कोर्ट में तो इंडियन केस लॉ पास हुआ, तो हम पहले प्रायोरिटी देंगे इंडियन केस लॉ को। यानी फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो लैंग्वेज अगर क्लियर है तो पहले किसको प्राथमिकता देनी है? लैंग्वेज को। नहीं तो इंडियन केस लॉ को रेफर करो, उसकी प्रायोरिटी रहेगी हमेशा। लेकिन बच्चों, अगर हमारे एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है और उस एम्बिग्यूटी वाले प्रोविजन पे या जहां प्रोविजन नहीं है वहां पे कोई इंडियन केस लॉ भी नहीं है, राइट। जैसे मैं आपको बताऊं पार्टनरशिप में गार्नर्स वर्सेस मुर्रे रूल, तो आप बताएं फॉरेन केस लॉ है, क्यों ऐसा होता है कि इंडिया में अप्लाई किया जाता है और फॉलो किया जाता है? द सिंपल रीजन इज, हमारे यहाँ का जो पार्टनरशिप एक्ट था और ब्रिटेन का जो पार्टनरशिप एक्ट था वो दोनों सेम थे, राइट। वहां की लैंग्वेज और यहाँ की लैंग्वेज और प्रोविजंस सेम होने के बाद एक ऐसा एरिया था जो लॉ में कवर नहीं था और ना ही उस पे कोई इंडियन केस लॉ था। तो फिर हमने क्या किया? फॉरेन केस लॉ को रिफर करके उसे फॉलो करके यहां पे स्टार्ट कर दिया अकाउंटिंग करना। यानी अगर इंडियन केस लॉ होता तो हम इंडियन केस लॉ को प्रायोरिटी देते ओवर फॉरेन डिसीजन। तो सबसे पहले आप देखें एक्ट की लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दे, वहां पे मीनिंग क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है
तो फिर डिसीजंस पे जाएं, कोर्ट के केस लॉस पे जाएं, लेकिन उसमें भी इंडियन केस लॉ का ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर इंडियन और फॉरेन एक्ट्स सेम है, प्रावधान सेम है, राइट, और हमारे और उनके एक्ट में कोई प्रोविजन मिसिंग है या एम्बिग्यूटी है, और इंडिया में कोई केस लॉ नहीं है, तो फिर उस देश के फॉरेन केस लॉ को हम फॉलो कर सकते हैं। इज इट राइट बच्चों? तो अब ये जो मेरा डिस्कशन था आज का, वो किस पे था बच्चों? एक्सटर्नल एड्स, राइट। और यहां पे जाके हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। मैं कल इस चैप्टर को समअप करूंगा। कल हम डीड डॉक्यूमेंट्स और उसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे। इज इट राइट? तो आपके मॉड्यूल में डीड और डॉक्यूमेंट तो स्टार्टिंग में दे रखा है, राइट, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन लास्ट में दे रखा है, लेकिन हम उसको एक साथ पढ़ेंगे, राइट बच्चों। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी कंप्लीट कर लें, एक्सटर्नल एड जो है उसे खत्म कर लें, राइट। और कल फिर डिस्कस करते हैं हम डीड और एग्रीमेंट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू।